नमस्कार साथियों, थारो बहुत बहुत घणो स्वागत है केडी सर जीके पर। जय थाने पतो है कि आज है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी की थाने बहुत बहुत घणी शुभकामना। और आने वाली जन्माष्टमी जो है वो थारे लिए बहुत बढ़िया हुए। और आज की जन्माष्टमी तो बढ़िया होनी है। आने वाली जन्माष्टमी पे थे सबला नौकरी लाग जाओ और थारी लाइफ बन जा, यही हमारी दिल से प्रार्थना है। तो आज थाने पतो है कि आपा पढ़ांगा राजस्थान का प्रतीक चिन्ह। तो राजस्थान का प्रतीक चिन्ह जो है ना, अबे अपन ने देखने में क्या लगे, बहुत ही सरल लगे ही, लेकिन कदे कदे ये जो सरल लगे है ना, अन प्रश्न में अपने से गलती हो जाए है। तो इससे संबंधित एक दो है जो मैं थाने सुनाऊं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यो त्यो बड़े बिन खर्चे घट जात। यानी आपा जितना सरल होगा बन की भी अगर प्रैक्टिस छोड़ देंगे ना तो आपने वो साफ हो जाएगा। इसलिए अपन ने प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस करवाने के लिए ये जो सरल सरल लगे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। और राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में सबसे पहला प्रतीक चिन्ह जो है वो अपना खेजड़ी है। और खेजड़ी क्या है? अपना राज्य वृक्ष है। और खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान में खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। तो खेजड़ी का वानस्पतिक नाम जो है वो क्या है? प्रोसोपिस सिग्नेरिया है। यानी राजस्थान का जो खेजड़ी वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम कहे या वानस्पतिक नाम कहे वो क्या है? प्रोसोपिस सिग्नेरिया है। आगे जो है राजस्थान में खेजड़ी के उपनाम, यानी राजस्थान में खेजड़ी के उपनाम में राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव भी किसको कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। वृक्षों में तो राजस्थान का गौरव क्या है? खेजड़ी है। और किलों में राजस्थान का गौरव जो है वो है चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का किला है। और फसलों में राजस्थान का गौरव जो है, फसलों में राजस्थान का गौरव क्या है? बाजरा कहलाता है। तो पता चला, जैसा कि आपको याद रखना है कि राजस्थान में वृक्षों में गौरव क्या है? राजस्थान का खेजड़ी है। और किलों में क्या है? चित्तौड़ है। फसलों में क्या है? बाजरा है। और समी, इसका दूसरा नाम जो है उपनाम समी वृक्ष कहते हैं। और समी वृक्ष इसको किसमें कहते हैं? हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें खेजड़ी को समी वृक्ष कहा जाता है। राजस्थानी में इसको क्या कहा जाता है? इसको जाटी कहा जाता है और शिमलो कहा जाता है। और किसमें कहा जाता है? अपनी राजस्थानी भाषा में कहा जाता है। राजस्थान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का कल्पवृक्ष भी क्या है? खेजड़ी है। और राजस्थान में थार का कल्पवृक्ष, थार का कल्पवृक्ष भी क्या है? खेजड़ी है। सिंधी में ये छोड़कर नहीं होगा, ये यहाँ गलत लिख दिया है, ये छोकड़ा होगा। क्या होगा? ये होगा अपना छोकड़ा कहते हैं। सिंधी में इसको क्या कहते हैं? छोकड़ा। और पंजाबी और हरियाणवी में इसको क्या कहा जाता है? पंजाबी और हरियाणवी में इसको जाटी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला जिला जो है वो नागौर है। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला जिला कौन सा है? नागौर है। और राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है? वो है अपना शेखावाटी क्षेत्र। और शेखावाटी क्षेत्र में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले आते हैं। इतना आपको याद हो गया अच्छे से? आगे चलते हैं। खेजड़ी के जो फूल है राजस्थान में, खेजड़ी के राज्य वृक्ष, अपना खेजड़ी राज्य वृक्ष जो है उसके फूल जो है उसको क्या कहा जाता है? नीमजर या मीजर कहा जाता है। जो आप सबको पता है, देखी भी हुई है क्योंकि हम राजस्थान में ही निवास करते हैं। खेजड़ी की पत्तियां जो है उनको क्या कहा जाता है? लूम या लूंग कहा जाता है। खेजड़ी का फल जो है जब हरा रहता है खेजड़ी का फल, तब तो वह सांगरी कहलाता है। और सांगरी का क्या करते हैं हम लोग? सांगरी की सब्जी बनाते हैं, बड़ी स्वादिष्ट होती है। फिर जब सांगरी के फल खेजड़ी के फल सूख जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? खोखा कहा जाता है। और खोखा जो है वो खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है और ग्रीष्म ऋतु में मिलता है।
खेजड़ी को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा जो है, खेजड़ी को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा जो है उसको क्या कहते हैं, सिलेस्ट्रेना कहते हैं। और नुकसान पहुंचाने वाला जो कवक है उसको क्या कहा जाता है, गाइकोट्रोमा कहा जाता है। कवक को क्या कहा जाता है, गाइकोट्रोमा कहा जाता है। खेजड़ी की पूजा जो है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा जो है वो कब होती है, दशहरे पर होती है। और शीतला माता जो है उसका प्रतीक चिन्ह जो है वो भी क्या है, खेजड़ी है। शीतला माता के प्रतीक के रूप में भी किसको माना जाता है, खेजड़ी को माना जाता है। यहाँ तक सब समझ में आ गया। अपने लोक देवता जो है, गोगा जी है, कंवर केसरिया जी है, जुझार जी है, इनके जो थान है वो भी कहां पर बने हुए हैं, खेजड़ी वृक्ष, यानी लोक देवता गोगा जी है, लोक देवता गोगा जी है, केसरिया कुंवर जी है, वह जुझार जी का थान जो है वो किसके नीचे है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कई बार प्रश्न आते हैं ये कि गोगा जी का थान किसके नीचे है, कुंवर केसरिया कुंवर जी का थान किसके नीचे है, कौन से वृक्ष के नीचे होता है, तो हम उसमें गलती कर देते हैं। तो ये किसके नीचे होता है, केसरिया कुंवर जी का खेजड़ी के नीचे, जुझार जी का खेजड़ी के नीचे और गोगा जी का खेजड़ी के नीचे। खेजड़ी जो है वो राजस्थान के दो वंश परमार व तोमर वंशों का आराध्य वृक्ष है। यानी राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा जो है वो कौन कौन से दो वंश करते हैं, परमार व तोमर वंश जो है वो खेजड़ी की पूजा करते हैं। राज्य वृक्ष खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसको राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया। 5 जून 1988 को खेजड़ी का संरक्षण करने के लिए 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। कब किया गया, 5 जून 1988 को पहली क्लास है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे सीख लेंगे। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष के ऊपर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया खेजड़ी के संरक्षण के लिए। ऑपरेशन खेजड़ी, ये गलत लिखा है भाई, खेजड़ी नहीं है वो, ऑपरेशन क्या है, खेजड़ा है। ऑपरेशन देखो, ऑपरेशन खेजड़ा जो कब शुरू किया गया, 1991 में। और किस लिए शुरू किया गया, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए शुरू किया गया, जिसको क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन खेजड़ा नाम दिया गया। आगे चलते हैं। खेजड़ी गांव, खेजड़ी को बचाने के लिए जोधपुर के खेजड़ली ग्राम में एक आंदोलन हुआ। और किसके शासनकाल में, मारवाड़ के शासक अभय सिंह के शासनकाल में हुआ, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई ने कब, 28 अगस्त 1930 में भाद्रपद शुक्ल दशमी को अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने वृक्षों के लिपट गए वृक्षों को बचाने के लिए, और 363 लोगों की मृत्यु हो गई, वो बलिदान हो गए। किस लिए बलिदान हो गए, वो खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान हो गए। और इस आंदोलन में अमृता देवी बिश्नोई है, उनके पति की भी मृत्यु हो गई और उनकी 2 बेटियां थी, उनकी भी मृत्यु हो गई। यानी वृक्षों को बचाने के लिए राजस्थान की महिला जो है अमृता देवी बिश्नोई ने अपने पूरे परिवार को बलिदान कर दिया खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए। इस घटना के वक्त मारवाड़ शासक के समय हाकिम कौन था, ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है। हाकिम कौन था, गिरधर दास भंडारी थे, वहां के हाकिम गिरधर दास भंडारी थे। खेजड़ली वृक्ष का मेला ये विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला है जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली ग्राम में आयोजित होता है। और कब आयोजित होता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। और 12 सितंबर 1978 को पहली बार खेजड़ली दिवस मनाया गया था। और मेला कब भरता है, दिवस तो कब मनाया जाता है, 12 सितंबर को मनाया जाता है। और मेला कब भरता है, मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। ये बात हमेशा याद रखना, कब भरता है। और तब से लगातार खेजड़ली गांव में खेजड़ली दिवस मनाया जा रहा है और मेला भर रहा है भाद्रपद
शुक्ल दशमी को। आगे चलते हैं। खडाना शाखा क्या है? खडाना शाखा क्या है? खडाना शाखा खेजड़ली को बचाने के लिए या वृक्षों को बचाने के लिए जो विश्नोई संप्रदाय है उनके द्वारा प्राणोत्सर्ग किया जाता है, यानी अपने प्राणों का बलिदान दिया जाता है। किसके लिए? वृक्षों को बचाने के लिए जो लोगों के द्वारा बलिदान दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको खडाना शाखा कहा जाता है। और किस वंश के द्वारा? विश्नोई वंश के द्वारा किया जाता है, उसको कहा जाता है। माटो क्या है? बीकानेर के राज चिन्ह के प्रतीक के रूप में किसको अपनाया गया है? खेजड़ी को अपनाया गया है। बीकानेर के राज प्रतीक चिन्ह के रूप में किसको अपनाया गया है? खेजड़ी को अपनाया गया है। और इसी को क्या कहते हैं? माटो कहते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? आगे चले। अब दूसरा राज्य प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है? अपना रोहिड़ा है। दूसरा प्रतीक चिन्ह अट्ठाईस अगस्त, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो रही है, 28 अगस्त ये 1730 होगा, गलती से टाइप हो गया और मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया, सॉरी। आगे चलते हैं। गलती हो जाए तो आप लोग बता दिया करो, हम भी इंसान ही है, आखिर कभी हो जाती है, लिखने में टाइप हो जाता है, या फिर मेरी तो पहली क्लास है तो आज हो सकता है। तो आप लोग पूरा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सहयोग करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी सुधार लाएंगे। आप अपने सजेशन दें कि क्या सुधार करें, कैसे पढ़ाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये कोशिश है कि आपका सहयोग होगा तो कोशिश आगे बढ़ती चली जाएगी। अगला जो है वो क्या है? रोहिड़ा। रोहिड़ा जो है वो भी क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प है। और राज्य पुष्प का दर्जा भी इसको कब दिया गया? राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया 31 अक्टूबर, वही जब खेजड़ी को दिया गया तभी इसको राज्य पुष्प का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। और इसका वानस्पतिक नाम जो है वो टिकोमेला अंडुलेटा है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा है। रोहिड़े के भी उपनाम है, जैसे खेजड़ी के उपनाम थे ना, गौरव है राजस्थान का, वैसे ही क्या है? रोहिड़े के भी उपनाम है। इसको क्या क्या कहा जाता है? रेगिस्तान या मरुस्थल का सांगवान कहा जाता है। रेगिस्तान या मरुस्थल का सांगवान भी रोहिड़े को कहा जाता है। मरुटीक कहा जाता है। राजस्थान की शोभा बढ़ाने वाला मरु शोभा इसको कहा जाता है। और रोहिड़े को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है। रोहिड़े का फूल जो है जोधपुर के अंदर मारवाड़ टीक कहलाता है। जोधपुर में क्या कहलाता है? मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। और इसकी लकड़ी से क्या बनता है? इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनता है। और ये कहां पर सर्वाधिक पाया जाता है? ये पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनता है जो बहुत मजबूत होता है और पश्चिमी राजस्थान में ये पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। अब देखो इसको नुकसान किससे हो रहा है? जरविल नामक चूहा जो है वो रोहिड़े के पेड़ को नुकसान पहुंचाता है, उसकी खुदाई कर डालता है, तो ये इसके लिए नुकसानदायक है। आपको रोहिड़ा अच्छे से समझ में आ गया? अब आगे चले। मैं चाहती हूं कि आपको इसी क्लास में सब कुछ याद हो जाए अच्छे से। चिंकारा, चिंकारा क्या है? चिंकारा क्या है? राजस्थान का राज्य पशु है। चिंकारा क्या है? राजस्थान का राज्य पशु है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बनेटी है। राज्य पशु है ये। क्या है ये? राज्य पशु है। और कौन सा राज्य पशु है? वन्य जीव है ये, वन्य जीव पशु है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बनेटी है। और ये एंटीलोप प्रजाति का स्तनपायी जानवर है जो 22 मई 1981 को इसे राज्य का पशु घोषित किया गया। और कौन सा पशु घोषित किया गया? वन्य जीव पशु घोषित किया। याद रखना, वन्य जीव पशु इसको घोषित किया गया है। राष्ट्रीय मरु उद्यान
राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर। ये कहाँ पर है? जैसलमेर प्लस बाड़मेर। कहाँ पर है भाई? ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है जैसलमेर और बाड़मेर में है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये है अपना जयपुर में। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? जयपुर में है। और यहाँ पर चिंकारा जो है वो काफी संख्या में विचरण करते हैं। इन 3 जगहों में, जैसलमेर, बाड़मेर और जयपुर में, चिंकारा अधिक मात्रा में निवास करते हैं। याद रहेगा? याद रहेगा? ज्यादा से ज्यादा साथी इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, मैं भी आपको अच्छे से पढ़ाऊं। जितना आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से निखार आएगा, अपनी पढ़ाई जो है वो सुधरती चली जाएगी। गोडावण, गोडावण क्या है? राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी है। गोडावण क्या है? गोडावण क्या है? राज्य पक्षी है। क्या है गोडावण? राज्य पक्षी। और ये क्या होता है? एक शर्मीला पक्षी होता है। क्या होता है? शर्मीला पक्षी होता है, यानी इसको शर्म ज्यादा आती है, शर्मीला पक्षी होता है। और ये कहाँ पर, मतलब कहाँ का पक्षी है ये अफ्रीका महाद्वीप का पक्षी है। अफ्रीका। आज पहली क्लास है तो थोड़ा लिखने में भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे सब चीजों में सुधार कर लेंगे। अफ्रीका महाद्वीप का पक्षी है, शर्मीला पक्षी है। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स है। ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और वो हमें उलझा देते हैं, याद नहीं रहता है कि ये इसका था, ये इसका था, इसीलिए हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके भी उपनाम है, जैसे इसको क्या कहते हैं? सोहन चिड़िया कहते हैं। ये सबका सुना हुआ है। सोहन चिड़िया किसको कहते हैं? गोडावण को कहते हैं। बुधनमेर भी किसको कहते हैं? गोडावण को कहते हैं। हुकना भी किसको कहते हैं? गोडावण को कहते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी किसको कहते हैं? गोडावण को कहते हैं। और मालमोरडी जो है वो भी किसको कहते हैं? गोडावण को कहते हैं। 1981 में इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया। गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? 1981 में घोषित किया गया। 1 नवंबर 1980 को गोडावण पर 2 रुपए और 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। ये डाक टिकट क्यों जारी किए जाते हैं? संरक्षण करने के लिए, उनको बचाने के लिए जारी किए जाते हैं। तो खेजड़ी पर कितने का किया गया था? 60 पैसे का। और गोडावण पक्षी जो है उसके ऊपर कितने का किया गया है? 2 रुपए 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। कब? 1 नवंबर 1980 को। ये बात आपको याद रखनी है। राजस्थान में गोडावण जो है वो मरु उद्यान जो कहाँ पर है? जैसलमेर में है। सोकलिया जो कहाँ पर है? अजमेर में है। सोरसन जो कहाँ पर है? बारां में है। यहाँ पर ये क्या पाया जाता है? गोडावण पाया जाता है। और गोडावण जो है वो सेवण घास में अंडे देता है। और सेवण घास कहाँ है? जैसलमेर में। और जैसलमेर में ही, क्योंकि इसको सेवण घास पसंद है तो सेवण घास में अंडे देता है, तो वहीं पर इसका प्रजनन केंद्र जो है वो बनाया जा रहा है। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। टेक्नोलॉजी है, थोड़ा धीरे धीरे सीख जाएंगे, इतना ध्यान नहीं देते ना। गोडावण का प्रिय भोजन जो है वो क्या है? तारा मीरा है। गोडावण का प्रिय भोजन क्या है? जैसे हमारा भी फेवरेट भोजन होता है ना जो हम जमकर खाते हैं, वैसे ही क्या है? गोडावण का भी प्रिय भोजन है। और वो कौन सा है? तारा मीरा है। याद रखना, गोडावण का प्रिय भोजन है तारा मीरा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, पूरे विश्व में कितने गोडावण बचे हैं? 200 गोडावण बचे हैं। पूरे विश्व में सिर्फ 200 गोडावण बचे हैं। और उनमें से भी 90% गोडावण जो है वो कहाँ पर है? अपने राजस्थान में है। 90% गोडावण कहाँ पर है? 200 बचे हैं विश्व में और उनमें से 90% कहाँ पर है? अपने राजस्थान में है।
तो ये राजस्थान के लिए बड़ी गर्व की बात है कि यहाँ पर 90% गोडाउन बचे हुए हैं और पूरे विश्व में कितने हैं? 200 हैं। तो इस गोडाउन को बचाने के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया 5 जून 2013 को। किसके लिए शुरू किया गया? गोडाउन प्रोजेक्ट जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 5 जून 2013 को गोडाउन को बचाने के लिए, गोडाउन के संरक्षण के लिए शुरू किया गया। राष्ट्रीय मरु उद्यान में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया और प्रोजेक्ट बस्टर्ड लॉन्च करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना। क्या बना? भारत का पहला राज्य। अब बनेगा ही क्योंकि 90% गोडाउन कहां पर है? अकेले राजस्थान में है, तो ये भारत का पहला राज्य बना। जैसलमेर के सम क्षेत्र में कृत्रिम प्रजनन सेंटर बनाया गया है, जो कहां पर है? रामदेवरा में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एग कलेक्शन एंड हैचिंग सेंटर बनाया जा रहा है, क्योंकि गोडाउन को क्या पसंद है? अभी बताया था ना आपको, क्या पसंद है? उसको घास पसंद है, तो उसी घास में ये अंडे देता है और इसीलिए जैसलमेर के सम क्षेत्र में प्रोजेक्ट जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एग कलेक्शन, इसके अंडों को सुरक्षित रखने के लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है ताकि गोडाउन की संख्या बढ़े। आगे चले। अब आ गया अपना ऊंट। ऊंट से सब परिचित है, ऊंट सबका जाना पहचाना है। तो ऊंट का वानस्पतिक नाम क्या है? पहले तो ऊंट जो है वो क्या है? ऊंट राज्य पशु है। अभी हमने पढ़ा था कि राज्य पशु क्या है? चिंकारा भी है, चिंकारा भी है। लेकिन जो वो चिंकारा जो था वो क्या था? वन्य जीव पशु था। और ऊंट क्या है? घरेलू पशु है। ऊंट क्या है? घरेलू पशु है। ऊंट घरेलू पशु है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला जो है वो कौन सा? यानी राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट जो है वो कहां पर पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। और राजस्थान में सबसे कम ऊंट कहां पर पाए जाते हैं? राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं। और भारत में सर्वाधिक ऊंट सबको पता है कहां पर पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। ऊंटों की नस्लें। अब भाई ऊंटों की नस्लें जैसे गोमट है, बीकानेरी है, नाचना है, जैसलमेरी है। अब सबसे बढ़िया ऊंटों की नस्ल कौन सी है? सबसे बढ़िया जो है सर्वश्रेष्ठ ऊंट की नस्ल जो है वो कौन सी है? नाचना है। ठीक है। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम आपको बता ही दिया, कैमल्स ड्रोमेडेरियस है। वानस्पतिक नाम क्या है? कैमल्स ड्रोमेडेरियस है। बायोलॉजिकल नाम या अब ऊंट के जो श्रृंगार करने के आभूषण होते हैं, ऊंट के आभूषण जो गोरबंद है, पहला ऊंट श्रृंगार के आभूषण है। जो सबसे पहला आभूषण है गोरबंद। गोरबंद ऊंट के कहाँ पहनाया जाता है? गले में पहनाया जाता है। पर्चनी आभूषण है वो कहाँ पर पहनाया जाता है? ऊंट की पूंछ में पहनाया जाता है। घोड़िया आभूषण जो है वो कहाँ पर पहनाया जाता है? वो ऊंट की टांगों पर पहनाया जाता है। तंग या नेवार आभूषण जो है वो कहाँ पर पहनाया जाता है? वो ऊंट के पेट पर पहनाया जाता है। मोर का आभूषण जो है वो ऊंट के मुख पर पहनाया जाता है। काठी या पिलान जो है वो ऊंट की पीठ पर पहनाया जाता है। इतना समझ में आ गया सभी को? आगे चले भाई, साथ साथ याद भी होना चाहिए, तभी अपनी क्लास जो है वो सफल होगी। अब कैसा लग रहा है आपको? क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जैसी भी लग रही है, आपके मन में जो भी विचार आ रहे सब आप लिख डालें और आप बताएं कि सुधार करना चाहिए या क्या करना चाहिए, आगे जारी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। ये आपके सुझाव आमंत्रित है। मृत ऊंट की खाल के ऊपर
धीरे धीरे सीखेंगे। मृत ऊंट की खाल के ऊपर की जाने वाली चित्रकारी जो है उसको क्या कहा जाता है? उस्ता कला या मुनवत्ती कला उसको कहा जाता है। जो कहाँ पर की जाती है? बीकानेर में की जाती है। उस्ता कला या मुनवत्ती कला के लिए जो ऊंट की मृत खाल के ऊपर की जाती है बीकानेर प्रसिद्ध है। और इसका जो कलाकार है वो हिसामुद्दीन उस्ता है, जो ऊंट की मृत खाल के ऊपर चित्रकारी करता है, प्रसिद्ध चित्रकार है। और कहाँ का है? बीकानेर। जिंदा ऊंट के बालों पर की जाने वाली चित्रकला को क्या कहते हैं? जट कतराई, यानी उसकी जट को कतर डालते हैं और उसको क्या कहते हैं? जट कतराई कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कलाकार जो है वो कौन है? अशोक टाक। किसका है बड़ा कलाकार? अशोक टाक जट कतराई का है। और उसका कलाकार कौन है? हिसामुद्दीन उसका है। ये कहाँ का है? अशोक टाक। अशोक टाक जो है उसको कैमल मैन के नाम से भी जाना जाता है, जो कैमल मैन के नाम से भी प्रसिद्ध है, बर्ड मैन के नाम से। अब मैन का नाम आ गया कैमल मैन का। कैमल मैन कौन है? अशोक टाक है। तो बर्ड मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बर्ड मैन के नाम से डॉक्टर सलीम। बर्ड मैन के नाम से डॉक्टर सलीम प्रसिद्ध है। और टाइगर मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? टाइगर मैन के नाम से प्रसिद्ध है कैलाश साखला प्रसिद्ध है। ये बात आपको याद रखनी है कि कैमल मैन के नाम से तो कौन प्रसिद्ध है? अशोक टाक प्रसिद्ध है। और बर्ड मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर सलीम प्रसिद्ध है। और टाइगर मैन किसको कहा जाता है? कैलाश साखला को कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है इन्होंने? क्योंकि इन्होंने इन क्षेत्रों में इन जीवों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इनको बचाने के लिए, इनके संरक्षण के लिए। ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा महल है? मुबारक महल है, जो कहां पर है? टोंक में है। लेकिन वर्तमान समय में ऊंट की कुर्बानी जो है वो पूरी तरह से बंद है, वर्तमान में पूरी तरह से बंद है। आगे चले। अब ऊंटों में होने वाले रोग, जैसे इंसान बीमार पड़ते हैं वैसे ऊंट भी बीमार पड़ जाते हैं, तो उनके रोग कौन कौन से हैं? कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ऊंटों के रोग जो है वो कौन कौन से हैं। तो तिब्रसा सर्रा, कौन सा रोग है? तिब्रसा सर्रा, जो किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्रोटोजोआ एक जीव है, उसके द्वारा ये रोग ऊंट में होता है। ग्लेडर्स रोग जो है वो जीवाणु के द्वारा ऊंट में होता है। ऊंटों का बच्चा, ये तो सबको पता है कि ऊंटों के बच्चे को क्या कहते हैं? राजस्थान के निवासी हैं तो सबको पता है, टोरडा कहते हैं, टोरडा या टोरडी कहते हैं। और बूढ़ा ऊंट जो होता है, ऊंट बूढ़ा हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? पाकट कहा जाता है। याद रखना, जवान ऊंट या बच्चे को क्या कहा जाता है? टोरडा कहा जाता है। और बूढ़ा हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? पाकट कहा जाता है। ऊंटों की देवी, ऊंटों की देवी है उष्ट्रवाहिनी देवी, जो कहाँ है? बीकानेर। पुष्करना समाज की कुल देवी भी है। ऊंटों की देवी है उष्ट्रवाहिनी देवी और बीकानेर में। और पुष्करना समाज की कुल देवी भी कौन सी देवी है? उष्ट्रवाहिनी देवी ही पुष्करना समाज की देवी भी है, कुल देवी भी है। और लंबे सफर में ऊंटों के साथ चलने वाला जो होता है सवार, उसको क्या कहा जाता है? कतारिया कहा जाता है। ऊंटों के साथ लंबे समय तक चलने वाले को क्या कहा जाता है? कतारिया कहा जाता है। ऊंटों का देवता किसको कहा जाता है? ऊंटों का देवता जो है वो बाबूजी को कहा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम सबसे पहले ल्याणे घोषणे किन्ने है? बाबूजी महाराज ने। यह सबसे पहले बाबूजी महाराज एड़े ऊंट लेके आया, कठे मारवाड़ क्षेत्र में लेके आया। ऊंट पालक जाति, आ जाति से की भाई ने रेबारी खदी, रायका खदी, रायका दो बार टाइप हो गया, रायका जाति खदी। और रायका जाति का जो दूल्हा होता है ना, अपने यहाँ दूल्हे किस पे चढ़ते हैं? घोड़ी पे चढ़ते हैं। और वहां पर किस पे? रायका जाति के दूल्हे किस पे चढ़ते हैं? घोड़ी की बजाय ऊंट पर चढ़ते हैं। ऊंट पर, ये इनकी एक प्रसिद्ध बात है, यानी ऊंट पर चढ़ते हैं। इस जाति के लोगों में डायबिटीज नहीं होता है। ये देखो एक इनकी विशेषता है,
कि इस जाति के लोगों में डायबिटीज नहीं होता है, चाहे कितना ही मीठा खाओ, आराम से रहो अपना। अब है केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो जोड़बीट बीकानेर में है। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान कहां पर है? जोड़बीट बीकानेर में है, जो 5 जुलाई 1984 को स्थापित किया गया। कब किया गया? 5 जुलाई 1984 को स्थापित किया गया। जोड़बीट बीकानेर में क्या किया गया? केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी, भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी कहाँ स्थापित की गई? जोड़बीट बीकानेर में। ये भी कहाँ की गई? जोड़बीट बीकानेर में। जोड़बीट बीकानेर में स्थापित की गई। ऊंटनी के दुग्ध के प्रसंस्करण हेतु मिनी प्लांट कहाँ पर लगाए गए? जयपुर में लगाए गए। कहाँ पर लगाए गए? जयपुर में लगाए गए। ऊंटनी का दूध जो है काफी काम में आता है। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? सबको पता है, बीकानेर में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? बीकानेर का प्रसिद्ध है। बटे बहुत बड़ा ऊंट आवे, ऊंटा को बेड़ो भरे भी नहीं है, कहा ऊंटा को बेड़ो, तो वो कठे भरा है? बीकानेर में भरा है। अब देखो 27वां अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 11 से 12 जनवरी 2020 में मनाया गया। कौन सा ऊंट महोत्सव मनाया गया? 27वां, 11 से 12 जनवरी 2020 में। गोगामेडी पशु मेला जो कहां पर है? गोगामेडी कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में है। गोगामेडी कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। जहां राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री का मेला यानी जिनको ऊंट बेचना हो या खरीदना हो वो कहां पर जाए? वो कहां पर जाए? हनुमानगढ़ में जाए, गोगामेडी पर जाए। वहां से बढ़िया नस्ल के ऊंट खरीद कर ले आए या बेकार नस्ल का बेच कर आ जाए। ऊंटों को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा। ऊंटों को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा, ये 16 सितंबर 2015। ये इसमें गलत टाइप हो गया है, 30 जून 2014 ये आएगा अपना, ये गलत हो गया भाई। 30 जून 2014 में है। एक अधिसूचना जारी कर दिया गया, यानी ऊंटों को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा 16 सितंबर नहीं होगा, ये लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है। 30 जून 2014 को दिया गया। राजस्थान उष्ट्रवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन एवं निर्यात का विनियमन अधिनियम जो है वो 21 दिसंबर 2014 से लागू हुआ। वध जो है वो लागू हुआ। उष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है राज्य में ऊंटों की घटती संख्या को, ऊंटों की संख्या लगातार घटती जा रही है, तो इस संख्या को बचाने के लिए 2 अक्टूबर को क्या आता है? गांधी जी का जन्म दिवस भी आता है 2 अक्टूबर को। तो उसी 2 अक्टूबर को क्या किया गया? ऊंटों को बचाने के लिए योजना भी शुरू की गई, लागू की गई कि ऊंटा ने भी बचावा। गांधी जी के जन्मदिन पर क्यों एक बढ़िया काम तो कर लिया कि ऊंटा ने भी बचाने की योजना शुरू कर दी, केवल लोग समझ ही जाए, बचा ही नहीं बेचारा ने। अब है राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान का लोक नृत्य, अपने राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? सबको पता है, घूमर है। क्या है? घूमर है। घूमर है। मारवाड़ क्षेत्र में नृत्यों का सिरमौर कहलाता है। घूमर जो है वो मारवाड़ क्षेत्र में क्या कहलाता है? नृत्यों का सिरमौर। महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। महिलाएं ना आज की घूमर बहुत कर ले, गणगौर ना जना सारी मिलकी बहुत घूमर कर ले। अब मैं भी महिला हूं तो मुझे भी पसंद है, सबने पसंद है। सामंत शाही नृत्य भी इसको कहा जाता है, रजवाड़ी नृत्य भी इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? घूमर नृत्य को कहा जाता है, सामंत शाही नृत्य कहा जाता है, रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है। और महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य, राज्य का शास्त्रीय नृत्य,
राज्य का वो तो लोक नृत्य था, लोक नृत्य क्या था, घूमर था। अब राज्य का जो है वो शास्त्रीय नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक है। शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक है। इसका उद्गम जो है वो कहां पर हुआ, यूपी में और जयपुर में हुआ। कहां पर हुआ, यूपी में, जयपुर में। जयपुर जो है वो कथक का आदिम घर कहलाता है। जयपुर क्या कहलाता है, कथक का आदिम घर कहलाता है। राजस्थान का राज्य खेल, सबको पता है राजस्थान का राज्य खेल क्या है, बास्केटबॉल है। और राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल को कब बनाया गया, 1948 ईस्वी में राजस्थान को राज्य का जो खेल है, राज्य खेल है, वो बनाया गया। राज्य की राजभाषा, राजभाषा का मतलब है राजकाज के कार्यों में काम आने वाली भाषा। इन्हें राष्ट्रभाषा मत समझ लियो, कौन सी है, या जो राजकाज का कार्य हुए ना, वह कौन सी भाषा में कराया जाए, राजस्थान की राजकाज कार्य की भाषा है हिंदी। और यह 8वीं अनुसूची के अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख है। और हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राज्य का लोक वाद्य, यो तो थाने सबने पता है, राजस्थान को लोक वाद्य कौन सो है, अलगोजा। कौन सा है, अलगोजा है। राजस्थान का लोक वाद्य है अलगोजा। और ये क्या है, बांस से बना हुआ वायु वाद्य यंत्र है। किससे बना हुआ है, बांस से बना हुआ। कई बार प्रश्न आते हैं कि वाद्य यंत्र अलगोजा जो है किससे बना होता है, कैसा वाद्य यंत्र है, तो कैसा है, बांस से बना हुआ है और वायु वाद्य यंत्र है। राज्य की राजधानी, ये तो सबको पता है, राज्य की राजधानी क्या है, जयपुर है। राज्य की राजधानी जयपुर है। और राज्य की राजधानी जयपुर को कब बनाया गया, 30 मार्च 1949 को बनाया गया। कौन से चरण में, चौथे चरण में। और कौन सी समिति की सिफारिश में बनाया गया, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राज्य की राजधानी जयपुर को बनाया गया। कब, 30 मार्च 1949 को। याद रह जाएगी ना। राजस्थान का राज्य गीत, राजस्थान का राज्य गीत क्या है, केसरिया। ये बालक लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा बालम। राजस्थान का राज्य गीत, ये राज्य गीत जो है वो क्या है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। यानी अपा कोई ने बुलावा जना कौन सो गीत गावा, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। इस गीत को सर्वप्रथम किसने गाया, ये मोस्टर किसने गाया, सर्वप्रथम मांगी बाई ने गाया। और सर्वाधिक बार यानी सबसे ज्यादा मांगी बाई है ना, जकी तो गायो सबसे पहली। और सबसे ज्यादा यानी बोली बार कौन गायो, बा गायो अल्लाह जिलाई बाई गायो। और कौन से राग में गायो, मांड राग में गायो। सबसे ज्यादा बार कौन गायो, इन अल्लाह जिलाई बाई गायो और मांड राग में गायो। राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, राजस्थान के राज्य कवि कौन है, सूर्यमल मिश्रण है। अब सूर्यमल मिश्रण का जिक्र हुआ तो इनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ ले। वंश भास्कर, वंश भास्कर इनकी एक रचना है, वंश भास्कर। एक रचना इनकी है वीर सतसई, वीर सतसई। और एक इनकी रचना जो है इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में लिखी थी, 10 वर्ष की उम्र में। और वो कौन सी है, राम रज्जाट। 10 वर्ष की उम्र में लिखी थी और वो रचना है राम रज्जाट, राम रज्जाट। यानी ये रचना इन्होंने कब लिखी थी, जब ये 10 साल के थे, तब इन्होंने राम रज्जाट जो रचना है वो लिख दी थी। तभी इनको क्या बनाया गया है, देखो तभी दर्जा मिला है राज्य कवि का सूर्यमल मिश्रण को। और ये कहाँ के थे, हरना गांव के, बूंदी। जो हरना गांव कहाँ पर है, बूंदी जिले में है। और कब हुआ था इनका जन्म, 19 अक्टूबर 1815 को इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था। अब आता है अपना राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है।
तो राजस्थान दिवस, अभी प्रश्न आया था ना कब स्थापना हुई, कब राजधानी बनाया गया, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया गया। और स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये आज अपनी चर्चा थी किसके ऊपर, राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के ऊपर अपनी ये एक छोटी सी चर्चा थी। आपको कितना समझ में आया, आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, आप अपने विचार खुले दिल से भेजें, आपका स्वागत है। आपको कुछ इसमें सुधार चाहिए तो वो भी भेजें। मेरी भी आज ये पहली क्लास थी, तो हो सकता है कोई गलती हुई होगी, इंसान से गलती होती है, उसको माफ करना चाहिए, आगे सुधार करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपने क्लास देखी। अगली क्लास में जब तक आएंगे तब तक के लिए आपको बहुत बहुत सारा नमस्कार। जन्माष्टमी आपके लिए बहुत अच्छी हो, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, जन्माष्टमी पे आपकी सबकी नौकरी लग जाए। अगली जन्माष्टमी